हेलो दोस्तों, इस लेक्चर में हम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास व आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से हम उसकी आवर्त सारणी में स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। इस टॉपिक में पहला ही वर्ड आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। सेकंड है, इस टॉपिक में हम देखेंगे कि तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति क्या है। तो किसी तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति उसके भरे गए अंतिम कक्षक में क्वांटम संख्याओं को दर्शाती है। अर्थात जो अंतिम कक्षक है जिसमें इलेक्ट्रॉन भरता है उसकी क्वांटम संख्याओं की सहायता से हम एक तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट पहले मैं लिखता हूं। किसी परमाणु के या किसी हटा देते हैं और मजेदार हो जाएगी डेफिनेशन। परमाणु के विविध कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। अब बात आती है सेकंड आवर्त सारणी में स्थिति। तो किसी तत्व के या किसी तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति उसके भरे गए अंतिम कक्षक में या अंतिम कक्षक की कर लेते हैं, कक्षक की क्वांटम संख्या क्वांटम संख्याओं को दर्शाती है। लैंग्वेज थोड़ी आपको ऐसे लग सकती है कि पता नहीं क्या है। इन शॉर्ट अगर कहें तो क्वांटम संख्या कौन सी, अंतिम भरे गए कक्षक में इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटम संख्या है उसकी सहायता से हम एक तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं कह रहा हूं एक तत्व है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s1। इसमें जो अंतिम कक्षक है वो क्या है 2s। तो 2s के लिए क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना होगा 2, द्विगंशी क्वांटम संख्या l का मान होगा 0 और m का मान भी क्या होगा 0। तो इसकी सहायता से हम बता सकते हैं कि इसका आवर्त दूसरा है और अंतिम कक्षक क्योंकि s है तो ये s ब्लॉक का एलिमेंट है और एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये पहले वर्ग का एलिमेंट है। तो दूसरा आवर्त s ब्लॉक, और इसकी सहायता से हम वर्ग संख्या भी बता सकते हैं, वर्ग संख्या कौन सी पहली। तो इस प्रकार हम तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर निकाल सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको डीप में लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि किस प्रकार हम स्थिति एग्जैक्ट ज्ञात कर पाएंगे। तो किसी तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति उसके भरे गए अंतिम कक्षक की क्वांटम संख्याओं को दर्शाती है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम 2 भागों में बांटेंगे, पहला आवर्त में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और दूसरा वर्ग में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो पहला हम ले रहे हैं आवर्त में
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हर लाइन को यहाँ बोर्ड पर लिखना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं कुछ लाइनें बोल रहा हूँ और जो लिखने वाली है वो लिख रहा हूँ, बाकी चीजें आपको नोट्स में डिटेल से मिल जाएगी। आवर्त में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आवर्त क्या बताता है? आवर्त मुख्य ऊर्जा या बाह्य कोश में n के मान को बताता है, स्मॉल n। अतः किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उपस्थित अंतिम कोश, देखो, किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उपस्थित अंतिम मुख्य क्वांटम संख्या आवर्त को बताती है। तो मैं इसको यहां लिख देता हूं। आवर्त क्या बताता है? आवर्त बाह्य कोश या मुख्य ऊर्जा के लिए n का मान बताता है। अतः किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उपस्थित उच्चतम हाईएस्ट मुख्य क्वांटम संख्या आवर्त को दर्शाती है। जैसे हम इसकी बात करें तो इसमें उच्चतम मुख्य क्वांटम संख्या क्या है? 2, यानी इसका आवर्त क्या है? 2। यही मैंने लिखा है। आवर्त क्या बताता है? बाह्य कोश ये मुख्य ऊर्जा के लिए n का मान बताता है। यहाँ n का मान कितना है? 2। इसको हमने आगे वेरीफाई किया है। किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उपस्थित उच्चतम मुख्य क्वांटम संख्या किसको बताती है? आवर्त को। जैसे यहाँ उच्चतम कौन सी मुख्य क्वांटम संख्या? 2। और यहां देखो उच्चतम ऊर्जा स्तर है 2s, और इसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या यानी n का मान कितना है? 2। ये 2 ही क्या है? इसका आवर्त। अब देखो किसी आवर्त में कितने तत्व होंगे इसका निर्धारण कैसे करेंगे? तो किसी तत्व में अधिकतम तत्वों की संख्या उसके उपलब्ध परमाणु कक्षकों की संख्या से दुगुनी होती है। जैसे मान लो पहला आवर्त है, उसमें कक्षक कौन सा है? s। कक्षक कितने? 1 है, तो तत्वों की संख्या कितनी होगी? डबल। इसको आप एग्जाम्पल से समझेंगे तो देखो मैं इसको लिख देता हूं। किसी आवर्त में अधिकतम तत्वों की संख्या, अधिकतम तत्वों की संख्या उसके उपलब्ध परमाणु कक्षकों की संख्या से दुगुनी होती है। देखो एक एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे मैं ले रहा हूं सबसे पहले पहला आवर्त, यानी कौन सा कोश? के कोश। तो जब मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 होता है तो कोश कौन सा होगा या कक्षक कौन सा होगा? 1s। पहला आवर्त यानी के कोश, और जब मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 होगा तो कक्षक कौन सा होगा? केवल 1s। यहां पर कक्षक कितने हैं? कक्षक हैं 1s कक्षक, यानी कक्षक तो 1 ही होगा, तो कुल तत्व कितना होंगे? कक्षक से डबल 2। तो पहले आवर्त में 2 ही तत्व हैं, पहला हाइड्रोजन और दूसरा कौन सा है? हीलियम।
इसमें जो 1s का कक्षक है ये पूरा भर जाता है 1s2, इसका होता है 1s1, इसका होता है 1s2। अब लेते हैं दूसरा आवर्त, सेकंड पीरियड। दूसरा आवर्त यानी कहने का मतलब है एल कोष। अब जब दूसरे आवर्त की बात करेंगे तो यहां पर कौन कौन से कक्षक उपलब्ध होंगे, तो यहां उपकोष होगा 2s और उसके बाद कौन सा होगा 2p। अब यहां पर 2s और 2p में कुल कक्षक कितने हैं, s उपकोष में तो एक ही कक्षक होता है और p उपकोष में होते हैं 3 कक्षक, 1 और 3 4, तो कुल तत्व कितने होंगे 4 का डबल यानी 8। दूसरे आवर्त में 2s और 2p उपकोष भरे जाएंगे। s उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 और p उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 6, तो 6 और 2 कितने हो गए 8। तो एक आवर्त में तत्वों की संख्या उसके कक्षकों में भरे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। अब ये दूसरा आवर्त जो है ये लिथियम से स्टार्ट होता है और समाप्त होता है नियोन। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s1 से स्टार्ट होता है और नियोन होता है 1s2, 2s2, 2p6। यानी यहां पर जो बाह्यतम कोष है वो कौन सा है दूसरा, यहां पर दूसरा कोष पूरा भरा जाता है और दूसरे कोष में कितने कक्षक होंगे, एक तो s और 3 किसके होंगे p के, अर्थात 4 कक्षक है तो कुल तत्व कितने होंगे कक्षकों की संख्या से डबल यानी 8। बात करते हैं तीसरे आवर्त की। तीसरा आवर्त यानी m कोष, मुख्य क्वांटम संख्या की वैल्यू कितनी है 3, तो इसमें जो पॉसिबल उपकोष है वो कौन कौन से हैं 3s, 3p और 3d। लेकिन जो 3d है इस 3d की ऊर्जा 4a से कम होती है या अधिक, 4a से अधिक होती है। कैसे, ये हमने ओप्पो के नियम में पढ़ा हुआ है n+l में। 3d के लिए n+l का मान होगा 3 प्लस d के लिए कितना होता है 2 5 और इसके n+l का मान कितना है 4। यानी पहले 4s भरेगा और बाद में 3d भरेगा। क्योंकि 4s भरेगा चौथे आवर्त में तो इस आवर्त में कौन कौन से उपकोषी भरेंगे, इस आवर्त में 3s भरेगा और कौन सा भरेगा 3p। क्योंकि कुल कक्षक 4 हैं तो इसका डबल, यहां भी तत्व कितने होंगे 8। ये जो तीसरा आवर्त है ये स्टार्ट होता है सोडियम नंबर 11 से और समाप्त होता है ऑर्गन नंबर 18। सोडियम में शुरुआत होती है 3s1 से और ऑर्गन में होता है 3s2 3p6। यानी इसमें तीसरा जो कोष है वो भरा जाता है और उसमें केवल s और p उपकोष ही भरा जाएगा। अब हम बात करते हैं चौथा आवर्त। चौथा आवर्त यानी n कोष। चौथा जो आवर्त है इसमें संभव जो उपकोष हैं वो कौन कौन से हैं 4s, 4p, 4d, 4f। लेकिन इसमें भरे कौन कौन से जाएंगे, इसमें भरा जाएगा 4s, 4p और वो जो 3d। पहले कौन सा भरा जाएगा, तो देखो इसके लिए n+l का मान है 4 + 1 5, इसके लिए है 3 + 2 5 और इसके लिए है 4 + 0 4। तो पहले भरा जाएगा 4s और फिर क्योंकि n+l का मान बराबर है तो पहले 4s फिर 3d और फिर कौन भरा जाएगा 4p। अब यहां देखो यहां कुल कक्षक कितने हैं, कुल कक्षक हो गए 1s, 3p और 5d, यानी कुल कितने हो गए 9। इसका मतलब चौथे आवर्त में जो कुल तत्व हैं वो कितने होंगे 18। चौथा आवर्त अपने स्टार्ट होगा पोटेशियम से नंबर 19 और समाप्त होगा, ऑर्गन आ गई क्रिप्टॉन नंबर 36। जो सोडियम है
पोटेशियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्टार्ट होगा 4s1 में और क्रिप्टॉन तक जाते हो जाएगा 4s2, 3d10, 4p6। यानी कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 10, 6, 16, 2, 18। तत्व कितने हैं? 18। थोड़ा बोर्ड इरेज करते हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में नंबर 1 आवर्त ले रहे थे। आवर्त में 4 आवर्त की बात कर ली थी, अब ले रहे हैं 5वां आवर्त। पांचवें आवर्त में मुख्य क्वांटम संख्या 5 है, तो यहां जो पॉसिबल उपकोष है वो है 5s, 5p, 5d, 5f। लेकिन इसमें भरा कौन जाएगा? 5s, 5p और कौन सा भरा जाएगा? 4d। कुल कक्षक हैं 1 3 5, सॉरी 1 3 4 5 9, तो इसमें कुल तत्व कितने होंगे? 18। ये जो आवर्त है, पहला आवर्त स्टार्ट होता है हाइड्रोजन से, फिर लिथियम से दूसरा, फिर सोडियम से, फिर पोटेशियम से। ये कहां से स्टार्ट होगा? रूबिडियम से, 37 से, और समाप्त होगा जिनोन 54। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये स्टार्ट होगा 5s1 से और यहां जाते जाते हो जाएगा 5s2, 4d10, 5p6। इसमें 5s, 4d और 5p जो उपकोष है ये भरे जाएंगे। इसके बाद जो 5वां आवर्त है, देखो KLMNO, इसको हम क्या बोलेंगे? O। और अब बात करते हैं 6ठा आवर्त। हमने पहले पढ़ा था ना कि बोर के अनुसार जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो किसको बताती है? आवर्त को, ये बाह्य कोश को। जब n का मान यानी मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 है तो कोश कौन सा होगा? K, फिर 2 के लिए L, फिर 3 के लिए M, फिर N, फिर O, फिर P और Q। अब हम बात करते हैं 6ठे आवर्त की, तो ये हो गया KLMNOP, ये P आवर्त है। अब 6ठा जो आवर्त है इसके लिए पॉसिबल जो उपकोष है वो है 6s, 6p, 6d, 6f। ये पॉसिबल है, लेकिन इसमें कौन कौन से भरे जाएंगे? 6s भरा जाएगा, 6p भरा जाएगा, फिर भरा जाएगा 5d और एक नई सीरीज आ जाएगी 4f। यानी इसमें लेंथेनाइड श्रेणी आ जाएगी। इसमें पहले कौन भरा जाएगा? देखो इसके n+l का मान 6, इसके 6 और 1 7, इसके 5 और 2 7 और इसके 4 और 2 7। तो पहले भरा जाएगा 6s, फिर n+l का मान बराबर, तो फिर भरा जाएगा 4f, फिर भरा जाएगा 5d और एंड में भरा जाएगा 6p। जो d है, जैसे d स्टार्ट होगा, जैसे d कहां से स्टार्ट हुआ था? चौथे आवर्त से, तो वहां कौन सी श्रेणी थी? 3d, फिर 4d और यहां पर कहां तक पहुंच गए? 5d। तो 5d श्रेणी आएगी संक्रमण तत्वों की और 4f श्रेणी किसकी है? लेंथेनाइड की। अब यहां पर देखो कुल कक्षक कितने हैं? तो कक्षक हो गए 1s, 7f 8, 5d 13 और 3 कितना हो गए? 14। देखो वापस गिने, 1s, 7f, 7 1 8, 5 ये 8 5 13, 13 और 3 16। तो कुल कक्षक है 16। तो इसमें कुल तत्व कितने होंगे? 32। ये स्टार्ट होगा सीजियम से और समाप्त होगा रेडॉन। सीजियम स्टार्ट होगा 6s1 से और यहां जाते जाते हो जाएगा 6s2, फिर आएगा 4f14, फिर आएगा 5d10 और फिर आएगा 6p6। अब बात करते हैं 7वें आवर्त की। जो 7वां आवर्त है इसके लिए जो पॉसिबल उपकोष है वो है 7s, 7p, 7d और 7f। लेकिन इसमें भरेगा कौन सा? 6f तो संभव ही नहीं है, इसमें भरेगा 7s। क्या इसमें 7p आएगा? अभी बात करेंगे। 7p, फिर इसमें भरा जाएगा 6d और 5f। तो यहां पर कुल कक्षक कितना हो गए? यहां भी कुल कक्षक है 16 कक्षक हैं,
तो यहाँ पर कुल जो तत्व हैं वो भी कितने होंगे, तत्व 32, जिसमें 4 की जगह खाली है, तो कितने होंगे 28। यहाँ पर ये जो स्टार्ट होता है ये होता है फ्रेंशियम से 87 से, और समाप्त होता है 118। 118 वाला कौन सा है, यू अन ऑक्टियम। यहाँ स्टार्ट होता है 7s1 से, और यहाँ जाते जाते देखो अब इसमें कौन भरा जाएगा, तो यहाँ वैल्यू है 7, यहाँ वैल्यू है 8, यहाँ 6 और 2 8, और यहाँ 5 3 8। तो पहले कौन सा भरेगा 7s, फिर 5s, फिर 6d और फिर 7p, और यहाँ तक जाते जाते 7p फिल्ड अप हो जाएगा। तो आवर्त में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमने क्या देखा कि जो आवर्त है वो बाह्य कोश या मुख्य ऊर्जा के लिए n के मान को बताता है, और आवर्त किससे निर्धारित होता है, जो भरा गया उच्चतम कोश है उसकी मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर होता है। जैसे मान लो यहां पर उच्चतम कोश कौन सा होगा, तो यहां पर देखो उच्चतम कोश छठा है, तो छठे में n का मान कितना 6, तो इसका आवर्त कौन सा होगा 6। फिर एंड में जाते जाते यहां पर सबसे अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 6p में, तो यहां देखो नंबर ऑफ n यानी मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना 6, और जो अंतिम इलेक्ट्रॉन वो किस में जा रहा है p, और p के लिए द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान कितना होता है l कितना होता है 1। तो इस प्रकार यदि हमें किसी तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हमें उसके क्वांटम संख्याओं के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। ये बात की हमने आवर्त में। दूसरी जो बात है वो हम कर रहे हैं वर्ग में। एक वर्ग में उपस्थित सभी तत्वों के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। यहां पर मैं बात कर देता हूं वर्ग संख्या, यहां पर हम ले लेंगे उसका बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और यहां हम ले लेंगे सामान्य नाम। जैसे वर्ग में पहला, फिर दूसरा, फिर 13वां, क्योंकि डी और एफ ब्लॉक हम श्रेणी वाइज पढ़ते हैं 3D 4D 5D 6D और 4F 5F। फिर 13वें के बाद 14वां, फिर 15वां वर्ग, फिर 16वां, 17वां, 18वां। इनका बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होता है NS1, इनका होता है NS2। अब क्योंकि दूसरा वर्ग है तो देखो पहले वर्ग के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, दूसरे के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है 2 है। ऐसे ही जो 13वां है इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा NS2NP1, 14वें के लिए NS2NP2, 15वें के लिए NS2NP3, 16वें के लिए NS2NP4, 17वें के लिए NS2NP5 और 18वें के लिए NS2NP6। सबके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। जैसे अगर 18वां वर्ग है तो उसके बाह्यतम कोश का विन्यास यही होगा AS2P6, अगर चौथा है तो 4S2 4P6, और अगर 7वां है तो 7S2 7P6। पहले वर्ग को सामान्य नाम में सार धातुएं कहते हैं, दूसरे को सारीय मर्दा धातुएं, तेरहवें को बोरोन फैमिली कहते हैं, उल्टा चल लेते हैं, इनको हम बोलते हैं एरोजन या उत्कृष्ट गैसें। फिर ये हो गया 14वां कार्बन फैमिली, ये 15वां यानी कौन सा परिवार हो गया नाइट्रोजन परिवार। इनको निक्टोजन भी बोलते हैं। 16वां ऑक्सीजन परिवार, सॉरी नाइट्रोजन परिवार को चाल्कोजन, ऑक्सीजन परिवार को निक्टोजन, और 17वें को हम क्या बोलते हैं हेलोजन। तो ये हमने बात की तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और आवर्त सारणी में संबंध कि किस प्रकार हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा
एक तत्व की आवर्त सारणी में स्थिति बता सकते हैं। मान लो एक तत्व है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। अब कैसे बताएंगे कि ये आवर्त सारणी में कहां पर है? तो हम उसके भरे गए उच्चतम कोश की बात करेंगे। ये उच्चतम कोश है, तो उच्चतम कोश कौन सा? तीसरा। तो तीसरे से पता चला यहां 3 क्या है, n की वैल्यू है, यानी ये इसका क्या है? आवर्त। तो आवर्त तो हो गया इसका तीसरा। फिर अंतिम कोश कौन सा है? अंतिम कोश है p का, और p में कितने हैं? 4, यानी ये p ब्लॉक का है और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 4। तो 13वें वर्ग में 1 होती है, 14वें वर्ग में 2, 15वें में 3, यहां कितनी आएगी? देखो 4, यानी कौन सा वर्ग है? 16। तो वर्ग नंबर 16, आवर्त नंबर 3। आराम से ढूंढ लो कौन सा हो जाएगा, बता सकते हैं? आवर्त तीसरा और वर्ग नंबर कौन सा? 16वां। तो तीसरा आवर्त कहां से स्टार्ट होता है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम से। तो सोडियम, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। तो यहां आते आते कौन सा हो जाएगा? सल्फर। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि उसका आवर्त कौन सा है, उसका वर्ग कौन सा है। अब इसके बाद हम लेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के तत्वों के प्रकार। थोड़ा इरेज कर लेते हैं बोर्ड को। अब हम ले रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और तत्वों के प्रकार। जैसा कि हमें पता है कि एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है, क्योंकि एक ही वर्ग के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तत्वों को कक्षकों में भरे गए इलेक्ट्रॉनों की प्रकृति के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है। तो इसको मैं मेंशन कर देता हूं। तत्वों को चेंज कर लेते हैं। कक्षकों में भरे गए इलेक्ट्रॉन के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है। अब जब हम तत्वों को वर्गीकृत करेंगे तो यहां पर हमें 2 प्रकार के अपवाद देखने को मिलेंगे। पहला अपवाद है हाइड्रोजन। इसको 1s कक्षा में अगर रखें तो इसमें क्या होगा कि ये इसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1 नंबर पर है, तो ये है 1s1। इसका मतलब ये है कि इसको हमें किस में रखना चाहिए? इसको रखना चाहिए पहले वर्ग में। लेकिन ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बना लेता है? देखो, एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ये हो जाएगा 1s0, यानी इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना रहा है, तो इसको सार धातुओं के साथ रखना चाहिए। जबकि अगर हम इसके एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की बात करें तो ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना लेगा? 1s2, उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास प्राप्त कर लेगा। तो इसको कौन से वर्ग में होना चाहिए? 17वें वर्ग में। तो इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं है। एक अपवाद हीलियम का होता है जिसका विन्यास होता है 1s2। तो ये एस उपकोष में होना चाहिए, क्योंकि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में भर रहा है। तो ये किस में होना चाहिए? एस ब्लॉक में होना चाहिए। लेकिन इसको हम किस में रखते हैं? उत्कृष्ट गैसों में रखते हैं। तो यहां पर 2 प्रकार के अपवाद है। हाइड्रोजन में विन्यास 1s1 होता है, इसको रखना चाहिए सारधातुओं के साथ, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 1s2 बना लेता है। तो इसको किसके साथ रखो? इसको हेलोजन के साथ रखो। इसलिए इसको ना तो सारधातुओं के साथ रखेंगे ना हेलोजन के साथ रखेंगे। दूसरा अपवाद है हीलियम। इसका विन्यास होता है 1s2, अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, इसीलिए इसको दूसरे वर्ग में रखना चाहिए, क्योंकि दूसरे वर्ग के तत्वों के बाह्यतम कोश में एस में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है। लेकिन इसको किसके साथ रखते हैं? इसको उत्कृष्ट गैसों के साथ रखते हैं, क्योंकि उसका जो बाह्यतम कोश है ये पूरा भरा हुआ है। ये बस 2 ध्यान रखें। अब हम तत्वों के प्रकार में पहला ले रहे हैं एस ब्लॉक के तत्व।
वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में भरता है उनको हम क्या बोलेंगे, एस ब्लॉक के तत्व। तो इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें भरता है, एस उपकोष में भरता है। तो ये क्या हो गए, एस ब्लॉक के तत्व हो गए। इसमें दो ही वर्ग हैं, पहला वर्ग जिसको हम बोलते हैं सार्वधात्म्य और सेकंड वर्ग जिसको हम बोलते हैं क्षारीय मृदा धात्म्य। ये लिथियम से स्टार्ट होता है, फ्रेंच तक समाप्त होता है, और ये बेरिलियम से स्टार्ट होता है, रेडियम तक समाप्त होता है। एस ब्लॉक के जो तत्व हैं इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसमें देखो, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वह विन्यास होता है जो सभी तत्वों के विन्यास को प्रदर्शित करता है। तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NS 1 से 2, या तो बाइथम एस में 1 होगा या 2 होगा। एस ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं ये सभी धातुएं हैं। प्रथम वर्ग की धातुएं एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है और दूसरे वर्ग की धातुएं 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर द्विधनायन बनाती है। सेकंड हम ले रहे हैं पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के जो तत्व हैं इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में भरता है। उपकोष के हैं या कक्षक, कक्षक कर लेते हैं क्योंकि उपकोष में ही कक्षक है। ये जो है वर्ग 13 से 18 तक के तत्व इसमें शामिल हैं। इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, थोड़ा मैं स्पीड अप ही पढ़ा रहा हूं इसको क्योंकि ज्यादातर बच्चों को इसके बारे में पता है, और वैसे भी जो ब्लॉक एलिमेंट है उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका है NS, और बाइथम P में, एस में तो 2 होंगे जबकि P में 1 से लेके कितने होंगे, 6। 13वें वर्ग के बाइथम P में 1 होगा, 15वें के 5 होगा, 16वें के 13वें वर्ग के 1 होगा, 14वें के 2, 15वें के 3, 16वें के 4, 17वें के 5 और 18वें के 6 होंगे। जो पी ब्लॉक है इसमें टोटल कितने वर्ग हो गए, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6 वर्ग हैं, और हर एक वर्ग में जो तत्व है वो कितने हैं, 5 हैं। अगली हम बात करते हैं डी ब्लॉक। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में भरता है और इसमें 3 श्रेणियां हैं। 3D श्रेणी जो स्टार्ट होती है स्कैंडियम और समाप्त होती है जिंक। दूसरी श्रेणी है 4D श्रेणी जो स्टार्ट होती है यूट्रिबियम, समाप्त होती है कैडमियम। फिर है 5D श्रेणी जो स्टार्ट होती है लैंथेनम से, समाप्त होती है मरकरी। 6D श्रेणी है जो शुरू होती है एक्टिनियम और समाप्त होती है Fe 102 अनिल बायम तक। डी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS, क्यों कर लेते हैं, N-1 D 1 से 10 और NS 1 to 2, यानी बाइथम कोष अगर 4s है तो D कौन सा होगा, 3D। 3D में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से 10 होगी जबकि S में 1 या 2 होगी। कई बार हम इसको ऐसे भी लिखते हैं क्योंकि कुछ एक तत्व ऐसा है जिसके बाइथम S में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है, और वो कौन है, पैलेडियम। इनको संक्रमण तत्व भी कहा जाता है क्योंकि ये S व P ब्लॉक के तत्वों के मध्य होते हैं
और इनको डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में भरा जाता है। एस व पी ब्लॉक के तत्वों को सम्मिलित रूप से प्रारूपिक या प्रतिनिधि तत्व भी कहा जाता है। अगला जो है वो है नंबर 4 एफ ब्लॉक के तत्व। इन तत्वों को आवर्त सारणी में अलग से नीचे स्थान दिया गया है। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में भरता है और इसकी दो श्रेणियां हैं, 4f यानी लेंथेनाइड श्रेणी और दूसरी है 5f एक्टिनाइड श्रेणी। 4f श्रेणी लेंथेनम के बाद आती है इसलिए इसको लेंथेनाइड बोलते हैं। 5f श्रेणी एक्टिनम के बाद आती है इसलिए इसको एक्टिनाइड श्रेणी बोलते हैं। ये सीजियम से स्टार्ट होती है और समाप्त होती है लुटेशियम तक, और ये थोरियम से स्टार्ट होती है और समाप्त होती है लोरेंशियम। इनके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो ये होता है n-2 f1 से 14 n-1 d 0 से 1 और ns2, यानी यदि n 6 है तो d होगा 5 और f होगा 4। इनको अंत्य संक्रमण तत्व भी कहते हैं क्योंकि इनके 3 अंतिम उपकोष अपूर्ण भरे होते हैं, जबकि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व बोलते हैं क्योंकि इनके अंतिम 2 उपकोष अपूर्ण होते हैं। तो ये बात की हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों के प्रकार। अब गुणों के आधार पर हम तत्वों को 3 भागों में बांटते हैं, धातु, अधातु व उपधातु। बोर्ड पर लिख पाना सारा संभव नहीं है इसीलिए मैं बता रहा हूं। सबसे पहले बात करें धातु की। आवर्त सारणी की लगभग 78% पार्ट धातुएं हैं, यानी अधिकांश तत्व धातु ही हैं। धातुएं आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं। ये आघात वर्धन्य होती है, अर्थात इनको पीट कर पतले चद्दर में बदला जा सकता है। ये सोनोरस का गुण रखती है, इनको पीटने पर ये आवाज करती है। ये विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती है। दूसरा, वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक धातुओं की तुलना में सामान्यतः कम होते हैं। ये सामान्यतः विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती है। थर्ड है उपधातु। वह तत्व जो धातु और उपधातु दोनों के गुण पर वह तत्व जो धातु व अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं उनको हम उपधातु मेटेलॉइड्स कहते हैं। आवर्त सारणी में एक सीधी नुमा रेखा है जो धातु और अधातु को अलग करती है। उस रेखा की मैं बात कर रहा हूं। बोरॉन, देखो मैं थोड़ा सा लिख देता हूं। याद करने की ट्रिक है, बोले शिवजी ऐसी तेरी आत्मा। तो देखो, बोले से बी, शिवजी से एस आई, ऐसी से आर्सेनिक, तेरी से टी और आत्मा से आई। ये जो लाइन है ये धातु और अधातु को अलग करती है। इसमें हम इसको इस तरफ जितने भी तत्व हैं वो क्या हैं, सारे के सारे धातुएं, और उस तरफ जितने भी तत्व हैं आवर्त सारणी में वो सारे के सारे क्या हैं, अधातुएं। तो देखो याद करने की ट्रिक क्या है, बोले शिवजी ऐसी तेरी आत्मा। बोले से बी, शिवजी से एस आई जी ई, ऐसी से ए एस, तेरी से टी ई, आत्मा से ए टी। ये जो लाइन है ये धातु और अधातु को अलग करती है। तो यहां पर इस साइड धातु है, इस साइड अधातु है। बॉर्डर लाइन पर जो है वो क्या है, उपधातु है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, स्टेबिन और टेलुरियम।
ये सारी के सारी क्या है, अधातु है। कई बुक वाले बोरोन को भी, सॉरी, ये सारी की सारी उपधातु हैं। कई बुक वाले बोरोन को भी उपधातु मानते हैं, लेकिन ज्यादातर बुक वाले सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, स्टेबियम और टेलुरियम इनको उपधातु मानते हैं। तो यहाँ पर धातु, अधातु और उपधातु हमने जो क्लासिफिकेशन किया है, इसमें एक सीढ़ीनुमा रेखा है, ये लाइन है। इस लाइन के राइट साइड जितने भी तत्व हैं सारे के सारे अधातु हैं, जो बहुत कम है, और लेफ्ट साइड जितने भी एलिमेंट है सारी की सारी क्या है, धातुएं, जो आवर्त सारणी का 78% भाग है। और इस बॉर्डर लाइन के ऊपर जितने भी तत्व हैं ये क्या है, उप धातु, जो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, जिसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, स्टेबियम और टेलुरियम। तो यहाँ पर अपने तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और आवर्त सारणी में संबंध तथा तत्वों के प्रकार वाला टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम तत्वों के गुणों में आवर्तिता के बारे में पढ़ेंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।